हेलो एंड वेलकम टू नीरज अकेडमी। माई सेल्फ नीरज गंगवार। और हमारा टॉपिक है इम्प्योरिटी, जो कि बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसमें हम कल इम्प्योरिटी पढ़ रहे थे। और हमने इम्प्योरिटी में जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटी पढ़ा था और सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी पढ़ा था। जो कल की क्लास में नहीं थे, या एक बार शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं कि इम्प्योरिटी क्या होता है और सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या होता है। तो इम्प्योरिटी के केस में हमने पढ़ा था कि इम्प्योरिटी क्या है, एक अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल होता है जो कि फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है, लेकिन क्या होता है कि वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड में पाया जाता है और उसका टॉक्सिक इफेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई फॉरेन सब्सटेंस जो कि किसी हमारे एक्टिव ड्रग में पाया जाता है, जिसका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या क्या होते हैं। तो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी में पहले हमने पढ़ा था रॉ मटेरियल, दूसरा था मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एंड थर्ड वन डेट इज मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स, इम्प्रॉपर स्टोरेज, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड डिलीवरेट एडल्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम। तो इसीलिए हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर किसी को ये लग रहा है कि टेबल उसको नहीं लर्न होगी, तो हम एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका। जैसे हम किचन में जाके कुछ भी कुक करते हैं, है ना, तो कुक करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए होती है। सपोज कि दाल सब खाते हैं, है ना, दाल क्या होता है, सबने खाई होगी ना कभी सब खाते हैं। तो दाल को अगर हमको बनाना है तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। रॉ मटेरियल मीन्स दाल चाहिए होगी हमको कच्ची, है ना। दाल के साथ साथ हम क्या करेंगे, उसमें और भी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो कि कैसे रॉ फॉर्म में होंगे। रॉ फॉर्म का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन कर रहे हो किसी चीज को, किसी भी इंग्रेडिएंट को नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन कर रहे हो और उसमें फर्दर विदाउट एनी प्रोसेसिंग हम उसको यूज कर रहे हैं, एक्सेप्ट ड्राइंग, सुखा रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, साइज रिडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, साइज रिडक्शन कर रहे हैं। ऐसे सोर्स को, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल कहते हैं या नेचुरल सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि दाल को बनाने के लिए सबसे पहले दाल लेंगे, और भी इंग्रेडिएंट्स लेंगे लाइक हल्दी, मिर्च, नमक एक्सेट्रा। तो ये हमारा क्या हो गया, सबसे फर्स्ट स्टेप, डेट इज रॉ मटेरियल को हम यूज कर रहे हैं। सबसे इनिशियली, सबसे पहले दाल को बनाने के लिए हम किसको यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को। तो ये याद रहेगा, हम इससे कोरिलेट कर लेंगे कि दाल को सबसे पहले बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना। अब रॉ मटेरियल चाहिए मतलब कोई ना कोई हम मेथड यूज करेंगे दाल को बनाने के लिए। तो वो क्या हो गया, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जिस मेथड से, जिस तरीके से हम दाल को बनाएंगे, दैट इज मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब दाल में हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि लाइक दाल हमारी थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देंगे। ऐसे दाल में यूज करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन क्या है कि जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो दाल को बनाने के लिए, है ना, उसमें आपने कोई ऐसा प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया है कि नहीं। सपोज कि नमक यूज कर रहे हो तो 1 चम्मच नमक डालना है, 1.5 चम्मच। तो ये क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स। तो हमको क्या याद रखना है इससे रिलेट करके कि मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स, थर्ड नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर स्टोरेज, कि अगर आपने दाल को लिया है, बनाया है, तो उसका क्या प्रॉपर आपको स्टोर करना है उसको। अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं करोगे तो वो क्या होगा, उसमें कंटामिनेशन आ जाएगा और वो खाने के लायक नहीं बचेगी। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन में क्या हो सकता है कि आपने उसको किस तरह के एटमॉस्फेयर में स्टोर किया है। ठीक है, उसको कवर करके रखा है कि नहीं रखा है प्रॉपरली, जिस भी एटमॉस्फेयर में स्टोर किया है, तो वो क्या है कि उसके लिए ठीक है कि नहीं है। तो हम वहां से क्या याद कर लेंगे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, डिलीवरेट एडल्ट्रेशन। ठीक है, डिलीवरेट एडल्ट्रेशन। तो ये हम क्या करेंगे, इसको कोरिलेट करके इस सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। रॉ मटेरियल, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स, इम्प्रॉपर स्टोरेज, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड डिलीवरेट एडल्ट्रेशन। अब हम क्या करेंगे, सबको वन बाय वन एक एक को डिस्कस करेंगे। लाइक रॉ मटेरियल, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स, इम्प्रॉपर स्टोरेज, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड डिलीवरेट एडल्ट्रेशन। हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। पहला है हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल है, जैसे कि अभी आपको बताया था
कि रॉ मटेरियल का मतलब है कि इनिशियली जो हम कोई कंपाउंड ले रहे हैं जो कि कैसा नेचुरल सोर्स से हमको ऑब्टेन हो रहा है उसको क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल कहते हैं। तो रॉ मटेरियल में क्या है, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस आइदर आइसोलेटेड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स और प्रिपेयर्ड फ्रॉम द केमिकल मटेरियल। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं रिएक्शन के लिए या प्रोडक्शन के लिए, तो वो हमको क्या होते हैं, या तो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, मतलब लाइक प्लांट, एनिमल सोर्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें से किसी से या तो हम नेचुरली ऑब्टेन करते हैं या फिर हम क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसको रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, जिसको हम क्या करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है या तो वो हमको आइसोलेट हो रहा है, मिल रहा है किससे, नेचुरल सोर्स से, या फिर हम क्या कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं। द नेचुरल सोर्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। जो नेचुरल सोर्स है वो हमको ऑब्टेन हो रहा है या तो प्लांट से ऑब्टेन हो रहा है या फिर एनिमल हो गया या फिर माइक्रोब्स, इनमें से किसी से या तो हम ऑब्टेन कर रहे हैं या फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, अब बात है कि इसको यूज करने से इम्प्योरिटी कैसे आती है। जैसे कि अगर हम नेचुरल सोर्स की बात करें, आपने देखा होगा कि जो कोरिएंडर सीड्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, साबुत धनिया, है ना। तो साबुत धनिया को जब आप क्या करते हो, प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हो, उसको प्लांट से लेते हो, तो क्या होता है कि धनिया के सीड्स के साथ साथ उसकी ब्रांचेस भी आ जाती हैं साथ में, है ना। तो ब्रांचेस आ जाती हैं तो वो क्या करती है, इम्प्योरिटी कॉज करती है, क्योंकि हमको चाहिए तो क्या, कोरिएंडर सीड्स चाहिए, उसकी ब्रांचेस तो नहीं चाहिए, तो जो ब्रांचेस है वो क्या कर रही है, इम्प्योरिटी कॉज कर रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आप नेचुरल सोर्स ले रहे हो इट शुड बी प्योर फॉर्म में होना चाहिए, है ना, इट शुड बी प्योर फॉर्म। तो प्योर फॉर्म में होगा ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको उस रॉ मटेरियल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि वो कैसा दिखता है फिजिकली, कैसा स्मेल करता है, कैसा उसका टेक्सचर है। तो इस सब की जब आपको नॉलेज होगी तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जज कर पाएंगे कि वो प्योर फॉर्म में है कि नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि जो काली मिर्च होती है ना, तो काली मिर्च में भी किसकी इम्प्योरिटी रहती है, काली मिर्च में किसकी इम्प्योरिटी रहती है, जो आपने देखा होगा पपाया सीड्स, है ना। पपाया सीड्स को क्या करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं, जो कि क्या है, कोई उसका कोई यूज नहीं होता है ना। काली मिर्च क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल अपनी एक एक्टिविटी शो करता है, लेकिन जो पपाया सीड्स होते हैं वो क्या है, वो कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कॉज नहीं करते, लेकिन उसको क्या, क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, उसको ऐड कर दिया जाता है, इम्प्योरिटी उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाती है। सेम वे में आपने देखा होगा असाफोटिडा, जिसको हम हींग कहते हैं ना, उसमें क्या होता है, लाइम स्टोन्स मिला रहता है एज अ इम्प्योरिटी। तो क्या है कि जब तक आपको उस प्रोडक्ट के बारे में, उस इंग्रेडिएंट के बारे में नॉलेज नहीं है कि वो कैसा दिखता है, कैसा उसका टेक्सचर है, कैसा स्मेल करता है, कैसा उसका टेस्ट है, तो आप क्या उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो क्या है कि हमको जो हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं इट शुड बी इन प्योर फॉर्म। जैसे हमको यहाँ पे किसका एग्जांपल लिया है, बेरियम एंड मैग्नीशियम इम्प्योरिटी फाउंड इन कैल्शियम मिनरल्स। जो बेरियम है और उसके मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी किसमें पाई जाती है, कैल्शियम मिनरल्स में इसकी इम्प्योरिटी पाई जाती है, बेरियम की और मैग्नीशियम की। सेकेंड पॉइंट है हमारा मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो आप वेसल्स ले रहे हो, रिएक्शन वेसल्स हो गए, सॉल्वेंट्स यूज कर रहे हो, है ना, तो ये सब भी अगर आप यूज कर रहे हो और ये अगर क्लीन नहीं है, ये सब कैसे कंटेमिनेट है, इनमें से कोई भी कंटेमिनेट है, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंटेमिनेट हो जाएगा। देखो पढ़ते हैं इसको, द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में इंड्यूस न्यू इम्प्योरिटी इन द फाइनल प्रोडक्ट। अगर इस मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में हम जो भी स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, जो भी चीज़ें यूज कर रहे हैं, अगर उनमें से किसी एक में भी इम्प्योरिटी है तो क्या होगा, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसमें क्या होगी, इम्प्योरिटी हो जाएगी, कॉज हो जाएगी। ठीक है, न्यू इम्प्योरिटी अराइज फ्रॉम द कंटेमिनेशन रिजेंट। अगर आपने कंटेमिनेट रिजेंट को यूज कर लिया, सॉल्वेंट को यूज कर लिया, रिएक्शन वेसल्स जो आपका कंटेमिनेट है, साफ नहीं है पूरी तरह से, तो आप अगर इन सबको यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, किसी भी स्टेज में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो ये क्या होगा, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, उसमें इम्प्योरिटी कॉज हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसमें मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ेंगे सॉल्वेंट यूज्ड। ठीक है, इसके सब टाइप्स को भी हम एटलीस्ट 2 सब टाइप को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जिससे कि क्या हो कि आप एग्जाम में उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है,
मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में हम सबसे पहला जो टाइप है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या है सॉल्वेंट्स यूज्ड। जो हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं फॉर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, या फिर कह लो कि किसी कंपाउंड को बनाने के लिए हम जिस भी सॉल्वेंट को यूज कर रहे हैं उसको उसकी वजह से क्या हो सकता है, इम्प्योरिटी आ सकती है। कैसे आ सकती है? सॉल्वेंट यूज्ड इन द प्रिपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट और फाइनल प्रोडक्ट may also result in the contamination of the pharmaceutical substance। मतलब क्या है कि जो सॉल्वेंट है उसको हम यूज करते हैं अपने जो कंपाउंड है उसको बनाने के लिए भी यूज करते हैं। इसके अलावा जब हमको कंपाउंड मिल जाता है तो उसके प्यूरिफिकेशन के लिए या फिर रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए भी हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट को यूज करते हैं। ठीक है, अब सॉल्वेंट क्या है? अगर सॉल्वेंट किसी भी तरह से कंटामिनेट है तो आपने जो सबसे इनिशियली जो सॉल्वेंट लिया था उसकी वजह से क्या होगा, इम्प्योरिटी आ जाएगी। इसके अलावा जब आप उसको फर्दर प्रोसेसिंग में यूज कर रहे हैं, लाइक प्यूरिफिकेशन हो गया ये, या फिर क्या होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन हो गया, इन सब प्रोसेस के लिए अगर आप क्या करोगे, वाटर को या किसी और सॉल्वेंट को आप जब यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, इम्प्योरिटी कॉज कर देगा किसमें, फाइनल प्रोडक्ट में। अब नेक्स्ट देखिए, वाटर इज द चीपेस्ट सॉल्वेंट एंड यूज्ड क्वाइट फ्रिक्वेंटली इन द प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंस। कहने का मतलब क्या है, जो वाटर है वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, हमको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा क्या है कि हमको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, वाटर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा क्या है कि बहुत ज़्यादा चीप भी होता है, बहुत सस्ता होता है, तो हमको बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्चने पड़ते हैं। तो क्या है कि वाटर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉल्वेंट है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कह लो या फिर जब हम प्रोडक्शन करते हैं, कोई कंपाउंड बनाते हैं तो वाटर बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो क्या है कि वाटर या सॉल्वेंट जो कि यूज हो रहा है फॉर प्रोडक्शन पर्पस, तो ये क्या करता है, इम्प्योरिटी कॉज कर देता है। कैसे कॉज कर देता है कि हम उसको यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं, प्रिपरेशन में यूज कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन में यूज कर रहे हैं, एज अ इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, इम्प्योरिटी कॉज कर देता है। सेकेंड वन है रिएक्शन वेसल्स। द रिएक्शन वेसल्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बी मेटालिक सच एज कॉपर, आयरन, सिल्वर एंड जिंक एक्सेट्रा। देखो, जो रिएक्शन वेसल हम यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी वेसल्स, रिएक्शन वेसल्स हम यूज कर रहे हैं, वो क्या होता है, मेटालिक होते हैं, कॉपर के बने होते हैं, जिंक, आयरन के बने होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है, किसके साथ, रिएक्शन वेसल के साथ ही रिएक्ट कर जाता है, और क्या करता है, इम्प्योरिटी कॉज करता है। या फिर कई बार क्या होता है कि वो क्या होता है, बहुत हार्मफुल इफेक्ट शो कर देता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसकी वजह से भी जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो कंटेमिनेट हो जाता है, उसमें इम्प्योरिटी आ जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिएक्शन वेसल्स। क्योंकि क्या होता है, जो रिएक्शन वेसल के साथ क्या करता है, हमारा जो सॉल्वेंट है या फिर क्या है, जो हमने यूज किया है रिएजेंट, वो क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट करके क्या करता है, या तो इम्प्योरिटी कॉज करता है या फिर कुछ हार्मफुल इफेक्ट शो करता है। फर्दर हम